शिवाजी के पुत्र वीर मराठा वचन के पक्के, और इतने पक्के कि औरंगजेब की कड़ी यातनाओं के बाद, जीभ काट लेने के बाद, हाथ तोड़ देने के बाद, पैर तोड़ देने के बाद, पूरी प्रजा में जोकरों के कपड़े पहनवा के घुमाने के बाद, उनकी आंखें फोड़ देने के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं करते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी राजे की, जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ और उनके जन्म के 2 साल बाद उनकी मां सईबाई का निधन हो जाता है। उनका लालन पालन शिवाजी की मां, उनकी दादी जीजाबाई करती है। शिवाजी की 8 पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी का नाम सोयराबाई था, जिनके बेटे का नाम राजा राम था। राजा राम मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते के नाती थे। संभाजी के बारे में बताते हैं, संभाजी शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के थे। अपने पिता महाराज शिवाजी से उनकी कम बनती थी। पिता पुत्र की किसी बात पर, किसी विवाद पर शिवाजी उन्हें पन्हाना के किले में कैद कर देते हैं। वहां से वो निकल जाते हैं, मुगलों के संपर्क में आ जाते हैं। मुगल उन्हें कैद करके दिल्ली ले जाने की योजना बनाते हैं और यह बात संभाजी को पता चल जाती है। वो मुगलों के उस प्रपंच से बाहर निकलते हैं और वापस अपने किले रायगढ़ आने के लिए चलते हैं। बीच में उन्हें उनका एक मित्र मिलता है, कलश। एक नया मित्र उनका बनता है, कलश, जो यूपी का रहने वाला था। दोनों साथ में रायगढ़ आ जाते हैं। शिवाजी फिर उन्हें पन्हाना के किले में जाकर रहने को कहते हैं। शिवाजी के सामने वो कहते हैं, मुझे आत्मग्लानि हुई, मेरी गलती थी, और गलती मानकर फिर वो इसी बीच कुछ समय बाद ही 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती। शिवाजी की मृत्यु के बाद नए राजा के चयन की बारी आती है और अधिकतर अष्टप्रधान राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते हैं, जबकि राजा राम की उम्र केवल 10 साल थी। संभाजी को यह बात पसंद नहीं आती है। सबसे पहले वो पन्हाना किले पर कब्जा कर लेते हैं। 27 अप्रैल 1680 को पन्हाना का किला अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहां से बढ़ जाते हैं रायगढ़ की ओर। 18 जून 1680 को रायगढ़ में आकर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और 20 जुलाई 1680 को मराठा छत्रपति नियुक्त हो जाते हैं। छत्रपति नियुक्त होने के बाद वे अपने नए अष्टप्रधानों की नियुक्ति करते हैं। इनमें पुराने जो सेनापति थे, हंबीरराव मोहिते, जो कि राजा राम के नाना थे, वो संभाजी का समर्थन करते हैं उनके छत्रपति काल में बनने के लिए, और संभाजी भी उनका पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें पुनः सेनापति नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने कलश को अपने अष्टप्रधानों में नियुक्त किया। कलश यूपी के ब्राह्मण थे, मराठी वो जानते नहीं थे। इस बात के कारण मराठा लोग उनसे चिढ़े हुए थे और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें, तरह तरह के विरोध वहां साम्राज्य में होने लगते हैं। इसी बीच संभाजी का विरोध होने लगता है। संभाजी सारे विरोधियों को पकड़वाते हैं और एक जगह एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उन्हें समझाइश देते हैं और उन्हें माफ करते हुए छोड़ देते हैं। फिर विरोध हो जाता है। कुछ समय बाद संभाजी फिर सारों को पकड़ते हैं, लेकिन इस बार संभाजी का क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था और संभाजी उन सभी विरोधियों को हाथी के पैरों के तले कुचलवा देते हैं। इसी बीच खबर आती है कि औरंगजेब 5 लाख की सेना लेकर दिल्ली से दक्कन को कब्जा करने के लिए बढ़ रहा है। यह बात जैसे ही संभाजी को पता चलती है, सबसे पहले वो दक्कन के रास्ते, दक्कन के घुसने की जगह बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं और वहां अपना मराठा आधिपत्य जमा लेते हैं, वहां अपनी सेना बिठा देते हैं और शुरू होता है अंतहीन संघर्ष। सन 1682 में औरंगजेब पहुंचता है। 1688 1689 तक लड़ाई चलती रहती है। कई बार लड़ाइयां होती है। सह्याद्री की पहाड़ियों में ऊंचे नीचे पहाड़, पथरीले रास्ते, कभी पेड़ों के पीछे छुपकर वार करते थे, सेना को तहस नहस कर देते थे। कभी पहाड़ों में बैठकर हमले करते थे, तीरों भालों से हमले करते थे, सेना चरमरा जाती थी मुगलों की। कभी आमने सामने की लड़ाई होती थी, कभी जाल बिछाकर सेना को फंसा लेते थे। 7 सालों तक यह संघर्ष चलता है। एक भी युद्ध मराठा नहीं हारते। सन 1687 में वाई का युद्ध होता है। सन 1687 हंबीरराव मोहिते
उस युद्ध का नेतृत्व करते हैं और मराठों के वो सेनापति थे, वो नेतृत्व करते हैं, लड़ाई मराठा फिर जीत जाते हैं। नुकसान ये होता है कि हम्बीरराव मोहिते, वीर हम्बीरराव मोहिते उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हम्बीरराव मोहिते की मृत्यु के बाद हालांकि मुगल की शक्ति भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, मुगलों का साहस बहुत टूट चुका था, लगातार 7 सालों से वो दक्कन में लड़ाई लड़ रहे थे। औरंगजेब को भी लगने लगा था कि जो उनके बेटे अकबर II ने उनके लिए कहा कि कहीं दक्कन में ही तुम्हारी समाधि ना बन जाए, तो इस बात का भी उन्हें ध्यान रखते हुए औरंगजेब आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर वो विजयनगर और गोलकोंडा पर अपना दोबारा से कब्जा हासिल कर लेता है, वहां के निजाम वगैरह को हरा देता है। इधर मराठों में वापस से खींचतान शुरू हो जाती है। संभाजी के बारे में तरह तरह की बातें फैलाई जाती है, उनका विरोध किया जाता है, मराठों में मुखबिर पैदा हो जाते हैं। सन 1689 में संगनेर नाम की एक जगह पर संभाजी पूजा करने के लिए पहुंच रहे थे। वहां पर जब वो पूजा करने के लिए पहुंचते हैं तो पूजा के दौरान ही मुगलों की एक सेनापति, औरंगजेब को किसी ने मुखबिरी कर दी और सेनापति मुकर्रब खान के नेतृत्व में मुगलों की एक सेना वहां पहुंच जाती है। हालांकि बहुत सुरक्षित जगह थी, पर फिर भी जब मुखबिरी हो गई तो उन्हें पूरी जानकारी लग गई और संभाजी को उस समय वो कैद कर लेते हैं, वहां से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब बढ़ता है रायगढ़ की तरफ। रायगढ़ पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो कोई नहीं है। अगला मराठा छत्रपति राजाराम को नियुक्त कर दिया जा चुका था और मराठा छत्रपति भी वहां नहीं थे। बताया जाता है कि कर्नाटक के जिंजी किले में उनको छुपा के रखा गया था। संभाजी को पकड़ के दिल्ली लेके चला जाता है और यहां से शुरू होती है औरंगजेब की शर्तें और उसके बाद औरंगजेब की यातनाएं। सबसे पहले औरंगजेब संभाजी महाराज के सामने 5 शर्तें रखता है। पहली शर्त, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मेरे मातहत हो जाओ, सारे किले मेरे हवाले कर दो और मेरे सेनापति बन जाओ। दूसरी शर्त, आपने जहां जहां अपने खजाने रखे हुए हैं, जहां जहां खजाने छुपाए हुए हैं, वो सारी जगह मुझे बताओ। नहीं मानते। तीसरी शर्त, मेरे खिलाफ जिन जिन लोगों ने गद्दारी करी है, औरंगजेब कहता है कि मेरे खिलाफ जिन जिन लोगों ने गद्दारी करी है उन सारे गद्दारों के नाम मुझे बता दो। बिल्कुल नहीं बताते संभाजी। चौथी शर्त, इस्लाम कबूल कर लो, मुस्लिम हो जाओ और हमारे साथ रहो। नहीं मानते। यहां तक कि भी बताते हैं कि औरंगजेब ने कहा मेरी पुत्री से विवाह कर लो, पर संभाजी टस से मस नहीं होते। औरंगजेब का माथा ठनक जाता है। औरंगजेब उन्हें जोकरों के कपड़े पहनाता है। कलश जो उनके मित्र थे वो भी उनके साथ उसी सेल में बंद थे, उसी जेल में बंद थे। दोनों को एक साथ पूरे दिल्ली में गलियों में घुमाने लगता है। लोग कहीं भाले चुभाते, कहीं पत्थर फेंकते, कहीं उनके ऊपर मटके फोड़ देते। बड़ी यातना दी, संभाजी ना पिघले। वापस जेल में लाया जाता है और पहले कलश की जीभ काट दी जाती है। संभाजी से कहा जाता है संभाजी ना पिघले। वो जीभ कुत्तों को खिला दी जाती है। उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि संभाजी नहीं मानेंगे, संभाजी के हाथ तोड़ देते हैं, कलश की आंखें फोड़ देते हैं, संभाजी का पेट तोड़ देते हैं। पहली यातना वो कलश को देते थे, एग्जाम्पल क्रिएट करते थे, उदाहरण देते थे। फिर संभाजी के साथ वही क्रूरता करते। कई दिनों तक ये यातनाओं का दौर चलता रहा। उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनके पैर तोड़ दिए गए, यहां तक कि उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी पूरी चमड़ी खींच ली गई। इतनी गंभीर यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज टस से मस नहीं होते। मुगल अंत में परेशान हो जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। 11 मार्च 1689 को उन्हें मार दिया जाता है। 2 कहानियां इस परिप्रेक्ष्य में चलती हैं कि मुगल या तो उन्हें मारकर उनके शव को कुत्तों को खिला देते हैं या उसे किसी नदी में फेंक देते हैं। वहां से मराठे, दूसरी कहानी के अनुसार जो ज्यादा प्रचलित है, मराठे उनके शव को एकत्रित करते हैं, लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे पूरा सिलते हैं और उसके बाद भीमा नदी के किनारे उनका दाह संस्कार करते हैं। मुगल वापस अपने दक्कन के अभियान में लग जाते हैं, लेकिन मराठों को बहुत आत्मग्लानि होती। उनका एक वीर योद्धा
किसी कारण से औरंगजेब के चंगुल में फंस गया और कभी निकल ही नहीं पाया। मराठे इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा आंदोलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा द्रवित भी हो जाते हैं और पुनः एकत्रित होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ औरंगजेब से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। औरंगजेब लाख कोशिशें करता है पर अपनी मृत्यु तक वो दक्कन में मराठों को हरा ना पाता है। उसकी कब्र वहीं औरंगाबाद में बनती है और इस एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान था संभाजी का। लेकिन फिर भी आज हमारे इतिहास में उस योद्धा को वो समुचित स्थान नहीं मिल पाया। 122 युद्ध लड़कर जीतने वाला औरंगजेब को लगातार 8 साल तक एक क्षेत्र में बांध के रखने वाला, उसके खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाई गई। दुर्व्यसनी कहने का कहा गया, दुराचारी कहने को कहा गया, कहा जाता शराब पीते हैं, कहा जाता कई तरह की बातें फैलाई जाती। लेकिन वो योद्धा महान था, वीर था और अपने वचन पर अडिग था। ऐसे थे हमारे संभाजी महाराज। इसी तरह की और कहानियां जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें। इस कहानी को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।